तो देखो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करके हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं। ये तो बन जाना चाहिए था सबसे, मेरे ख्याल से। इसमें देखो, इसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, बोलो क्या करोगे। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशन अप्लाई होगा। कौन कौन सा कंडीशन यूज है? सिस्टम डिफाइन करेंगे और नेट फोर्स जीरो कर देंगे, नेट टॉर्क जीरो कर देंगे, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा? एबीडी बना रहे हो, दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन क्या होगा? तो वाई एक्सिस में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सा वर्टिकल डायरेक्शन के इक्वेशन लिखते हैं। तो ऊपर जितना टोटल फोर्स लग रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम क्या किए, ब्लॉक को और इस रॉड को दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो जब दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोल नहीं रहे हो, जब दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन अगर नहीं होता है तो उन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं फॉर द एनालिसिस। ठीक है, तो ये T1 और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों वेट के बराबर होगा, mg प्लस स्मॉल mg के बराबर होगा। चलो देखो T1 प्लस ये, अच्छा ये देखो, इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो एफ नेट कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम कहें कि यहाँ से T1 प्लस T2 इक्वल टू ये जो टोटल वेट आ रहा है, एक इक्वेशन तो ये मिल गया, आर्यन यादव। अब बताओ दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा? नेट टॉर्क वाला। अच्छा ये बताओ, नेट टॉर्क का इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? तो जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई रिजिड बॉडी होता है तो उसका इक्वेशन हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करें तो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी पॉइंट से दो तीन फोर्सेस पास नहीं कर रहा है। तो हम कोई भी यहाँ कोई भी पॉइंट ले लें, लेकिन ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे एटलीस्ट एक फोर्स तो पास करे। ठीक है, तो तुम यहाँ लोगे, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अगर ये पॉइंट लेते हो, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट लेते हो, तो इसके बाद टॉर्क लिखोगे, टॉर्क का इक्वेशन या रोटेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें T1 भी आएगा, T2 भी आएगा। लेकिन अगर हम ये पॉइंट सेलेक्ट कर लें, इस पॉइंट के बाद T1 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, केवल T2 आएगा, तो T2 डायरेक्ट निकल जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। समझ में आ रहा है? ये T1 है, ये T2 है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ देखो क्या होगा, तुमको पॉइंट सेलेक्ट करना, कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करें जो मेरे लिए कैलकुलेशन में सिंपल होगा, आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा। तो हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। अगर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नोटेशन ऐसे दे देना, ऐसे नोटेशन दे दोगे तो इससे फील आएगा कि हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, हम ए दे देते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए, नेट टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट के अबाउट पूरे रिजिड बॉडी पर तुम्हारा सिस्टम क्या है, ये सिस्टम तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो सिस्टम किसको लिए हो, ब्लॉक और रॉड को लिए हो। तो इस पॉइंट के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, जीरो। तो इस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क, ठीक है। तो अब बताओ क्या करोगे, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको बार बार कहते हैं, इसको लिखने का तरीका सीखो। दिस इम्प्लाइज दैट इस पॉइंट के अबाउट दो टॉर्क लग रहा होगा। कौन कौन सा टॉर्क लग रहा होगा, जल्दी बताओ। अगर हम यहाँ नहीं दिखाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये बताओ, एक तो टॉर्क लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और एक टॉर्क इस पूरे रिजिड बॉडी पर क्लॉकवाइज लग रहा होगा। एक नेट टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा होगा, एक एंटी, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा और इस पॉइंट के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा। और एक्चुअली इक्विलिब्रियम में है तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम लोग करें तो ए पॉइंट के मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क देखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और इसके बाद बताओ नेट क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, मतलब किसके अबाउट लिख रहे हो, ये तो क्लियर होना चाहिए, ए के अबाउट लिख रहे हैं, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। ए के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन दे रहा है, ये बताओ एकदम से। ये वाला कैपिटल एम जी इधर घुमाना चाह रहा है, स्मॉल एम जी इधर घुमाना चाह रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है, T2 दे रहा है। तो यहाँ एम जी की वजह से टॉर्क कितना होगा, इस एम जी की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, एम जी इंटू L/2 प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क ये स्मॉल एम जी देगा, तो स्मॉल एम जी इंटू कितना हो जाएगा, तो L/2 प्लस एक्स जो भी आएगा, ये वाला डिस्टेंस अगर हम x मान लें
हम पहले इस तरह लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले नहीं लिखेंगे। तो ये mg इंटू, फिर हम करेंगे वो अभी नहीं लिखेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब लिखेंगे। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क में ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये टॉर्क दे रहा था mg इंटू L/2, ये टॉर्क कितना देगा अबाउट दिस पॉइंट mg इंटू ये कितना हो जाएगा L/2 प्लस x, ठीक है। तो ये तुम्हारा इतने ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, दिस इज इक्वल टू, अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, T2 इंटू कितना हो जाएगा L आ जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन से T2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आर्यन यादव जल्दी बताओ, इस इक्वेशन से T2 निकल जाएगा। x भी दिया है, L भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से T2 निकल गया। T2 जब यहाँ से निकलेगा तो T2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, T1 निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल नहीं रहा क्या? श्याम सिंह, ये का होता है मीटर स्टिक का होता है जिसका लेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये वर्मा जी का सवाल है तो थोड़ा इसमें चालाकी किए हैं, 100 सेंटीमीटर ना देखा, यहाँ मीटर स्टिक लिख दिया गया। मीटर स्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ स्केल अगर फिक्स किया हुआ रहेगा, ये 0 है, या 0 से लेके कहाँ तक है 100 तक ये नंबरिंग किया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में हम लोग रिलेशन देखे थे। और क्या रिलेशन देखे थे, नेट टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच हम लोग रिलेशन देखे थे। और वो रिलेशन क्या था, नेट एक्सटर्नल अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dl/dt, और ये वेक्टर इक्वेशन होता है। और नेट टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को उधर ही चेंज करेगा जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क लग रहा है। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। ये जिस पॉइंट के अबाउट लिखोगे उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, समझ में आ रहा है। ये नेट टॉर्क लिख रहे हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिखेंगे उसी पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, ठीक है। मान लो कि देयरफॉर इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ गया अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट 0 आ गया, तो ये बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 आ गया तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते, तो dl/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अबाउट ओ, या ए लिख देते हैं भाई, सिंपल रहेगा क्योंकि ओ और 0 एक ही जैसा लग रहा था। ए के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। पहले इक्वेशन को सही से समझोगे, एक एक पॉइंट को सही से समझोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ो। तो dl/dt इतना आ गया, तो ये बताओ कि इसको लिख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव, एल वेक्टर का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ 0 आ रहा, तो हमको पता है कि अगर y इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो अगर dy/dx करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, y कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। तो कहने का मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव अगर 0 है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि y मस्ट बी कांस्टेंट। अगर y का डेरिवेटिव 0 आ रहा तो हम इसका उल्टा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि y मस्ट बी कांस्टेंट। यार बोल नहीं, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये तुम्हारा क्या है कि एल वेक्टर है, तो एल वेक्टर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कांस्टेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एल वेक्टर जो आएगा वो क्या जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो एल वेक्टर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट होगा अबाउट दैट पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, हाँ बोलो। तो एक्चुअली देखो एल ए वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब कह सकते हो कि कोई भी बॉडी होगा जो रोटेट कर रहा होगा उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसे लिख सकते हो कि हेंस एक इसको हेंस इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ system, net torque about a point acting on a system is 0, net external torque, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से लगने, इंटरनल की बात नहीं कर रहे, बाहर से लगने वाला टॉर्क। तो हेंस इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 देन टोटल एंगुलर मोमेंटम of the rigid body about
that point, about that point it remains constant over a time interval, ठीक है, ऑफ अ मतलब गिवन टाइम इंटरवल, ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है. दिस लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum. Therefore, if net external torque about a point acting on a system is equal to 0, therefore L initial of the system about A equals to L final about A. अगर ये कंडीशन होगा तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 आ गया तो एल इनिशियल और एल फाइनल क्या होगा, अबाउट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा, सेम आएगा. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क का कंसेप्ट पता चल गया कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होता है अगर 0 हो गया किसी सिस्टम पर लगने वाला किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबका? ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट हेडिंग जो है तुम लोग का, इसमें ध्यान देना कि हम लोग तुम लोग को और इस चीज़ को सिंपल वे में बताते हैं. सिंपल वे करने का मतलब इस चीज़ को धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं. तो हम लोग करेंगे क्या कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम in case of pure rotating body, conservation of angular momentum in case of pure rotating body. ठीक है, मान लो कहीं पर भी कोई बॉडी अगर प्योर रोटेट कर रहा है तो कब तुमको पता चलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है, कब तुमको नहीं अप्लाई करना है. ठीक है, पहले इसको हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल का मतलब क्या है कि एक सिंपल सा इस तरह का सिनेरियो लेते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर एक ऐसा टेबल ले लेते हैं, एक इस तरह का टेबल ले लेते हैं और इस टेबल पर हम लोग करते क्या है कि रामलाल को बैठा देते हैं. ये सोचो कि ये रामलाल ऐसे बैठा हुआ है, इस तरह बैठा हुआ है, ये रामलाल बैठा हुआ है और बैठकर इसके हाथ में 2 डंबल हैं, इस तरह का 2 डंबल हैं, इसके हाथ में ऐसे 2 डंबल हैं. और ये जो टेबल है, इस टेबल की अगर हम लोग बात करें तो ये टेबल इस स्टैंड के ऊपर रोटेट कर सकता है. इस स्टैंड के ऊपर ये टेबल जो है रोटेट कर सकता है. ठीक है, और तुम मान लो कि पैर उठाकर ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है, जो हम लोग टेबल होता है, ऐसा चेयर तुम लोग देखे होगे जो रोटेटिंग चेयर होता है, ऐसा देखे हो ना चेयर, ऐसा टेबल देखे हो ना जो रोटेट कर सकता है. तो उसके ऊपर मान लो तुम ही बैठ गए, अगर घर में होगा तो इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो. और डंबल अगर तुम्हारे पास है तो ये मान लो कि ये डंबल अगर यहाँ पर ये दोनों डंबल लेकर रखा है. ठीक है, तो ये दोनों डंबल लेकर ऐसा रखा है और मान लो कि यहाँ से रामलाल का भाई श्यामलाल यहाँ पर आया और उसने क्या किया कि बाहर से इसको पकड़ के ऐसा पकड़ के इसको घुमा दिया. ठीक है, अगर इसको पकड़ के घुमा दिया और ये मान लो कि एकदम एग्जैक्ट मिडिल में बैठा हुआ है रामलाल. ठीक है, अब सोचो ये टेबल घूमने लगा तो ये टेबल अगर घूमेगा तो इसके पास एक कह सकते हो एंगुलर स्पीड आया ओमेगा. अच्छा एक बात बताओ कि ये जो रामलाल घूम रहा था, तो ये जब रामलाल घूम रहा था तो तुमको ये बताना है कि रामलाल जब चेयर पर बैठा हुआ था तो ये ओमेगा से घूमने लगा. कौन घूम रहा बताओ? ये रामलाल. पहले क्या था, इसके पास ओमेगा कितना था? 0 था. और इसका भाई श्यामलाल यहाँ पर आया और इस टेबल को पकड़ के रोटेट करा दिया. तो तुम सोचो इस पूरे सिस्टम के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 था. एंगुलर वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 था. इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? 0 था.
और तुमको पता है कि जो सिस्टम के पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर जीरो है तो ये हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो। लेकिन अगर टॉर्क लगेगा तो ये कुछ ना कुछ, जैसे इसका कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा। टॉर्क लगेगा तो इसका वैल्यू जीरो से तो घटेगा नहीं, निगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ जाएगा अगर टॉर्क लगेगा तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि श्यामलाल जब आया और इसको घुमा दिया तो इसको कुछ ओमेगा फाइनल क्या हो गया, कुछ ओमेगा मिल गया। इसका मतलब एल फाइनल कितना होगा बता सकते हो? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ओमेगा होगा। एक बॉडी जब रोटेट करता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है, तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। यार बोल नहीं रहे हो। ये जब यहां पर आया और आकर इसको घुमा दिया, तो घुमाने के पहले सोचो, जस्ट वो घूमना शुरू किया ओमेगा के साथ, और ओमेगा कांस्टेंट है, मान लो ये फ्रिक्शनलेस टेबल है और ये घूम रहा ओमेगा के साथ ही घूम रहा है, तो शुरू में उसके पास कोई ओमेगा नहीं था। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि रोटेशनल मोशन को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट सही करेंगे, तब हम लोग मैथमेटिक्स इंप्लॉय करेंगे इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए। तो एग्जैक्टली अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये श्यामलाल जैसे इस पर एक छोटा सा मतलब ये जैसे इसको घुमा दिया, तो अगर तुम इसको एनालिसिस करोगे तो ये देखो ध्यान से, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था और एंगुलर मोमेंटम गेन कर गया, तो तुम क्या कहोगे? जो सिस्टम हम ले रहे हैं, सिस्टम किसको मान रहे हैं? पहले सिस्टम क्लियर होगा, मतलब रामलाल और टेबल को हम सिस्टम मान रहे हैं। तो ये जो सिस्टम था कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था और एंगुलर मोमेंटम उसका गेन कर गया। और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा बता सकते हो? इनिशियल तो जीरो था, फाइनल जो इसको ये आदमी आया आकर इसको एंगुलर मोमेंटम दे दिया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ओमेगा का डायरेक्शन तो ऊपर होगा अगर ऐसे घूम रहा तो एंगुलर मोमेंटम भी एल वेक्टर क्या होगा? ऊपर होगा, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है, ये एंगुलर मोमेंटम कैसे आया होगा? तो इनिशियल जीरो था, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल जब जीरो था, तो जैसे इसको और थोड़ा अच्छे से बनाए ना तो और अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा कि अगर ये टेबल ऐसे बना देते हैं और टेबल ऐसे बना दिए और ये टेबल का स्टैंड ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे था और रामलाल इसके ऊपर बैठा हुआ था ये डंबल लेकर, और अपने भाई को चिल्लाया कि भाई आज मेरे पास डंबल है, तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास टॉर्क है। क्या बोला बताओ? ठीक है, तो ये कहेगा हमारे पास टॉर्क है, तो ये कहेगा कि तुम्हारे पास ओमेगा इनिशियल जीरो है, एल इनिशियल अभी जीरो था। तो बोला ठीक है भाई, तुम्हारे पास टॉर्क है तो जल्दी आओ लगाओ टॉर्क, हमको घूमने का मन कर रहा। ठीक है, तो ये श्यामलाल आया, इसका देखो इनिशियल ये था, और इस सिचुएशन से इस कुछ देर के बाद जैसे घूमने लगा, तो इस जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब जो इस रिजिड बॉडी जो मैकेनिकल सिस्टम हम ले रहे हैं उसके अंदर कुछ मोशन आ गया, जो मैकेनिकल सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर कुछ मोशन आ गया। तो इस मैकेनिकल सिस्टम को मोशन आ गया मतलब एंगुलर मोमेंटम गेन किया, तो डेफिनेटली ये श्यामलाल क्या किया होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो था और कुछ मिल गया। तो हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम अपने आप किसी भी रिजिड बॉडी को नहीं मिल सकता है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी को एंगुलर मोमेंटम वो गेन नहीं कर सकता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाए। इसका मतलब कि जो श्यामलाल था वो गया होगा और यहाँ पर क्या किया होगा बताओ जल्दी? और तुम लोग को बताया था कि अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है और एंगुलर मोमेंटम गेन कर रहा है, तो जिधर टॉर्क का डायरेक्शन होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम गेन करेगा। पहले से अगर है तो टॉर्क उसके डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसके पास एकदम नील था, जीरो एंगुलर मोमेंटम है, तो जैसे ये तुम्हारा टॉर्क दिया होगा, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क दिया होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम मिला होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम देख रहे हैं ऊपर है, इसका मतलब टॉर्क किधर दिया होगा? ऊपर दिया होगा। तो एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगा दी। एक्सटर्नल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का सिस्टम कौन है बताओ? हम लोग सिस्टम किसको बनाए हैं? सिस्टम हम लोग किसको बनाए? इसको सिस्टम हम लोग बनाए, इसको सिस्टम बनाए हैं। ये हम लोग का सिस्टम कह सकते हो कि जिस सिस्टम के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री हमेशा बना लेना। बाउंड्री वाला कंसेप्ट ये, इसको कंट्रोल वॉल्यूम कुछ याद आ रहा है? कभी हम लोग पढ़े थे, 2-3 हज़ार साल पहले हम लोग पढ़े थे कि कैसा बाउंड्री बनाते थे जिसको कंट्रोल वॉल्यूम कहते थे। खैर वो कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ नहीं सोचना है, वो कंसेप्ट यहाँ नहीं लाना है, लेकिन एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पर है। जैसे वहाँ एक सिस्टम लेते थे, यहाँ भी एक सिस्टम लेंगे, तो एक बाउंड्री जरूर बना लेना। तो ये जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री जो सिस्टम मेरा है, हम लोग सिस्टम किसको मान रहे हैं? बस टेबल को मान रहे हैं, आदमी को मान रहे हैं, इन दोनों डंबल को मान रहे हैं। सिस्टम हम लोग किसको मान रहे हैं? टेबल को, आदमी को और दोनों डंबल को सिस्टम मान रहे हैं। तो इन तीनों को सिस्टम मान रहे थे, तीनों को लेकर एक बाउंड्री बना दी। इस बाउंड्री को अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारे लिए सोचना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो श्यामलाल है इस बाउंड्री के बाहर है, तो इस बाउंड्री के बाहर होगा, तो ये जो भी फोर्स, जो भी टॉर्क लगाएगा, वो टॉर्क को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल टॉर्क। कौन सा टॉर्क लगाएगा? बोल नहीं,
अच्छा एक बात बताओ, एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तभी इसका एंगुलर मोमेंटम बदलेगा सिस्टम के बाउंड्री के बाहर से। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुम मान लो जिस चेयर पर बैठे हो, मान लो तुम इस चेयर, पैर नीचे नहीं है तुम्हारा, ऊपर बैठे हो, और तुम चाहते हो कि टेबल को हम बैठे बैठे घुमा दें, तो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? हम डंबल छोड़ के बात कर रहे हैं, अपना गोदी में डंबल रखो। डंबल हम तो ऐसा थोड़ी करेंगे हाथ में रखें, यहाँ पर थोड़ी कोई मतलब कथा कहानी सुना रहे हैं। मान लो यहाँ पर तुम डंबल रख दे इसके ऊपर, तुम घुमाओगे तो ये घूमेगा? कभी नहीं घूमेगा। तुम देख लेना, ये घूमता कब है? जब तुम पैर नीचे रखते हो और पैर को दबा कर रखते हो और पैर थोड़ा सा स्लिप कराते हो, तब ये घूमता है। तुम बैठे बैठे फोर्स लगाओगे तो तुम फोर्स जो दोगे तो वो तो टॉर्क देगा ही, लेकिन वो जो तुम बाउंड्री के अंदर से लगा रहे हो, तो बाउंड्री के अंदर से जो लगाओगे जो भी टॉर्क, वो तो इंटरनल हो गया, और इंटरनल कभी भी एंगुलर मोमेंटम को बदल नहीं सकता है। थोड़ा सा बाबू मेहनत करना होगा तुम लोग, थोड़ा इस लेवल से सोचना होगा, तब तुमको थोड़ा सा समझ करोगे तो वो फील आएगा। केवल इक्वेशन नहीं लिखना है। अगर हम ध्यान से देखें कि इस बाउंड्री के अंदर से जिसको तुम सिस्टम मान लिए हो, उस सिस्टम के अंदर से जो बाउंड्री बना उसके अंदर से जो भी फोर्स कहीं से भी लगेगा, लेकिन अगर सोचो पैर इसका नीचे होता, और जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमको घूमना होता है तो हम पैर को धक्का देते हैं, याद है कुछ कभी ऐसा किए होगे? तो पैर को धक्का देते हो तो पैर को स्लिप कराने की कोशिश करते हो, तुम्हारे पैर के ऊपर एक फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है? टॉर्क लगाता है। तो ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये कह सकते हो कि जो सिस्टम हम लिए हैं उस सिस्टम के बाहर से लग रहा है। कौन सिस्टम कौन है? जो हम लोग अपने आप को लिए हैं, टेबल को लिए, और ग्राउंड जो फ्रिक्शन लगा रहा है वो तो तुम्हारा बाहर का फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो टॉर्क जो दे रहा है वो एक्सटर्नल टॉर्क होगा। इसलिए तुम अगर पैर को ऐसे करके और तब घूमते हो तो घूम जाता है, क्योंकि तुम बाहर से उस बाउंड्री के बाहर से क्या लग रहा है? एक टॉर्क लग रहा है, तो उस टॉर्क को एक्सटर्नल टॉर्क कहेंगे। लेकिन तुम पैर ऊपर रहेगा और तुम कितना भी कोशिश कर लो कि उसको ओमेगा हम दे दें, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये श्यामलाल को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कितना भी ज़्यादा अपना डायलॉग मारते रहेगा, आज मेरे पास डंबल है, हम घूम सकते हैं, तो श्यामलाल हंसेगा कि तुम घूम के दिखाओ। तो ये श्यामलाल को इसको बुलाना पड़ेगा। ये आया और इस टेबल को पकड़ के घुमा दिया। समझ में आ रहा? जैसे झूला झूलते हो ना, तो झूला झूलते समय तुम बैठ जाओगे झूला पर और झूला को बोलोगे कि चलो अब सीधे आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, जाएगा? कभी नहीं जाएगा। बाहर से एक एक्सटर्नल, तुम झूला और तुम एक सिस्टम हो गए, और बाहर से फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा? वो उसको कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोशन नहीं मिलेगा। इन द सिमिलर वे, उसी तरह का वो लीनियर मोशन था, लेकिन ये क्या है? रोटेशनल मोशन है। जैसे चेयर पर तुम बैठ जाओ, दोनों पैर ऊपर उठा दो, और चेयर को तुम चाहोगे कि तुम हम आगे लेके नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन पैर नीचे करके चेयर को आगे ले जाना चाहोगे तो आज चेयर आगे चला जाएगा, क्योंकि तुम बाहर से कि उस सिस्टम पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये श्यामलाल इस पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क लगेगा। किधर लगेगा? जिधर एंगुलर मोमेंटम इसको मिला है। और क्योंकि ये फोर्स कुछ टेंजेंशियल लगाएगा, इसको पकड़ेगा तो इधर फोर्स क्या लगाएगा? एक टेंजेंशियल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है ये सिस्टम के बाहर से लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा? इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट क्या देख रहा है? एक टॉर्क दे रहा है, और टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर होगा, इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम इसको मिल गया। अब सोचो रामलाल घूमने लगा और श्यामलाल वहाँ से इसको घुमा के हट गया। घुमा कर हटा, तो अब देखो क्या होता है रामलाल के साथ। और श्यामलाल को थोड़ा सा मान लो कि ये थोड़ा सा बदमाशी इसने क्या किया कि पूरा ज़बरदस्त बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट कर दिया। इस पॉइंट पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, टॉर्क जो हम अप्लाई करेंगे फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। वो जानता है कि आर परपेंडिकुलर बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड किया हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ होगा, वो केवल इसके अमाउंट को बदल सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त पकड़ के उसको घुमा दिया, और घूमने के बाद ये पूरे एकदम एंगुलर स्पीड से घूमने लगा और साइड हट गया। तो अब सोचो अगर बहुत ज़्यादा अगर स्पीड से घूमने लगेगा तो रामलाल को क्या लगेगा? जल्दी बताओ। डर लगेगा, उसको लगेगा कि हम कहीं नीचे ना गिर जाएं, और उसका माथा घूमने लगा। तो वो सोचा कि अब क्या करें क्या हम? तो वो चाहे कूद जाएगा तो मुंह हाथ उसका फूट जाएगा। रोटेटिंग कंडीशन में कूदेगा तो उसका क्या दशा होगा? तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा? उसको याद आएंगे कौन? संदीप सर, कि संदीप सर बताए थे श्यामलाल अगर टॉर्क बाहर से दे के चला गया, अब जब घूम रहा है तो इस सिस्टम पर कोई भी बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा। बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? श्यामलाल तो हट गया। तो अब ये देखो, ये देख रहा है कि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा है। क्या है? ओमेगा ज़्यादा है।
तो ये पहले सोचेगा, अपने दिमाग में कैलकुलेट करेगा कि अच्छा देखते हैं मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कितना है, मतलब रोटेशन का मेरे पास मोशन कितना है। तो वो देखेगा इसके पास एल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस रामलाल के पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई ओमेगा। कोई बॉडी प्योर रोटेशन में होगा, मतलब आई किसका है, ये टेबल का और रामलाल का इसका, और ओमेगा का एंगुलर स्पीड है। ये देख रहा है कि मेरा एंगुलर मोमेंटम मेरे पास अभी इतना है और हम घूम रहे हैं, हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है। वो चाह रहा था कि और डंबल का भी है, डंबल भी तो है उसके हाथ में, ये भी तो ये रिजिड बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो वो देख रहा है कि ओमेगा अगर हम कम कर दें, ओमेगा अगर हम कम कर दें तो हम सेफ हो जाएंगे। तो ये ओमेगा कम करने के लिए सोचेगा हम कैसे कम करें। कम करने के लिए एक सबसे सिंपल सा उपाय क्या है कि दोनों डंबल फेंक दे नीचे, फेंक देगा तो फ्लोर टूट जाएगा उसका, वो काम करेगा नहीं। लेकिन उसको एक चीज़ पता है कि भाई जब हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो ये जो मेरा हम जो सिस्टम हम कंसिडर किए टेबल और हम जो सिस्टम है, इस पर एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है, जल्दी बताओ तो। जीरो लग रहा है। हम घूम रहे हैं लेकिन अभी मेरे ऊपर कोई टॉर्क बाहर से काम नहीं कर रहा है। अगर टॉर्क बाहर से काम नहीं करेगा तो एल क्या होगा, जल्दी बताओ। कांस्टेंट होगा। एल कांस्टेंट का मतलब ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओमेगा ये बदल नहीं सकता है, लेकिन ये जानता है कि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट है। तो एक्चुअली देखो वो जानता है कि उसका आई ओमेगा क्या है, जल्दी बताओ। कांस्टेंट है। तो उसका आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो वो जानता है आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये जानता है इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो वो चाहता है ओमेगा को कम करना चाहता है। तो ये बताओ वो क्या चाहेगा। मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है और ओमेगा उसका 10 है, और वो जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट एट ऑल द टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब हम रोटेशन में हैं और कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, जल्दी बताओ। और वो ओमेगा बहुत ज़्यादा उसको फील हो रहा था, इस ओमेगा को कम करके मान लो चाहता है कि बहुत कम कर दें, 2 कर दें, तो वो क्या करेगा, आई क्या करेगा, जल्दी बताओ। आई दोनों का प्रोडक्ट 50 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन अब सोचिए, तो सोचेगा ना भाई हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ाएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, डंबल का, आदमी का, टेबल का। तो वो जानता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस चीज़ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसको थोड़ा सा ध्यान आ गया कि नहीं ऐसा कुछ है कि नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो अगर हम किसी भी तरीके से अगर आई को बढ़ा दें तो मेरा ओमेगा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये सोचो, ये जानता है कि अगर ओमेगा कम करना होगा तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाना होगा, लेकिन ये जानता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा क्या। तो इसको थोड़ा सा याद होगा कि संदीप सर बोले थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर मास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा पता है, क्या करेगा, अब हाथ को ऐसे सीधा कर लेगा। अरे माइक ऑफ करो, माइक। अरे ये दोनों हाथ को अपना क्या कर दिया, सीधा कर दिया। सीधा करने से जो डंबल था वो डंबल यहां आ गया कि नहीं आया, बोल नहीं रहे हो। अच्छा डंबल इधर आ गया तो इसका कह सकते हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डंबल का कितना होगा, एक डंबल का एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। तो पहले दोनों डंबल यहाँ था तो दोनों का मोमेंट, दोनों के लिए दोनों डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इनिशियल कितना था दोनों डंबल का, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था तो आर लगभग 0 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डंबल का 0 था, लेकिन जैसे इसको फैला दिया, फैलाने से क्या होगा, तो ये इसका जो ये डंबल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, पहले कितना था, m इंटू आर, आर कितना था, पहले 0 था। यहाँ देखो यहाँ कितना था, लगभग एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्लोज था। अब जैसे दूर लेके चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया, पूरे सिस्टम का वो क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, अरे भाई इस आदमी को क्या मान सकते हो, सिलेंडर मान सकते हो। सुनो तो पहले, ये पूरा सिस्टम हम लोग क्या है, ये आदमी है, टेबल है और ये है, तो टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टेबल का प्लस मैन का प्लस किसका होगा, इस डंबल का होगा।
तो ये दो चीज़ का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल नहीं सकता, अपना और इसका। लेकिन जैसे ही इस डंबल जो है, इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में डंबल भी है, तो डंबल को जैसे दूर लेके चला गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। ये तो जो हम लिख रहे हैं आई सिस्टम इंटू ओमेगा है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, टेबल पर, आदमी पर और डंबल पर। तो जैसे डंबल को इधर लेके गया तो डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और जैसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो इसका ओमेगा क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही फिर वो क्लोज कर लेगा, जैसे ही अपने हाथ को और क्लोज कर लेगा, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो ओमेगा क्या होगा। और ऐसा होता है, ऐसा करके तुम लोग देखना, हाथ को जैसे बाहर लेके जाएगा ओमेगा कम हो जाएगा, तुरंत सडनली ड्रॉप करेगा, और जैसे लेके आएगा क्लोज फिर उसका ओमेगा बढ़ जाएगा। क्योंकि नेचर क्या देख रहा है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द होल सिस्टम इस कितना है, 0। तो जो एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन के केस में कितना होता है, आई ओमेगा। तो हमको पता है कि अगर आई को किसी भी तरीके से अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा भी बदल जाएगा। तो अगर ओमेगा हमको कम करना हो तो आई बढ़ाना, ओमेगा अगर हमको बढ़ाना होगा, ओमेगा अगर बढ़ाना होगा तो आई को क्या करना होगा, कम करना होगा। यार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और इसको हम लोग कह सकते हो सेकेंड, अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे कि तुम लोग देखना कि कभी जो डाइविंग करते हैं, मतलब जो स्विमिंग में जो मतलब उस गेम का नाम है, जैसे कुछ डाइवर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं जो किसी एक सर्टेन हाइट से जंप करते हैं, पानी में दौड़ते हुए आते हैं और फिर जंप करते हैं पानी में। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पानी है और एक सर्टेन हाइट से वो लोग मतलब टेबल से क्या मतलब प्लेटफॉर्म से क्या दौड़ते हुए आते हैं और जंप करते हैं। जंप करते समय देखना कि वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, पूरा एकदम ऐसे कर लेते हैं, पूरा एकदम क्लोज लेकर आ जाते हैं, हाथ पैर को सब पूरा एकदम क्लोज लेकर आते हैं। ये ऐसे आके डाइव करते समय क्या होता है, देखना कि वो एक्चुअली क्या होता है कि नहीं, पानी में जब जंप करता है तो पानी में वो जो गेम होता है, उस गेम में शायद मेरे ख्याल से, हमको पता नहीं गेम का रूल, लेकिन उसमें तुम्हारा जितना ज़्यादा नीचे गिरते तक जितना ज़्यादा रोटेट करोगे उतना तुम्हारा शायद प्लस पॉइंट होता है। तो ये क्या होता है कि ये देखना कि ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अगर इसका सेंटर ऑफ मास ले लें तो इसके अबाउट ये घूमता है, देखते नहीं हो, घूमते हुए रोटेट करते हुए पानी में गिरते हैं। ये तो सभी लोग देखे होंगे भाई ओलंपिक्स में। तो ये एक्चुअली जब जंप करता है तो इसके पास देखो क्या होता है कि जब जंप करता है तो जंप करने के बाद अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका ओमेगा शुरू में क्या करता है कि अपने बॉडी को जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से उसका मोमेंट तो सारा मास क्या होगा, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ गया। तो उसका अगर ये प्योर रोटेटिंग बॉडी है कि नहीं है, अगर ये प्योर रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, प्योर रोटेटिंग मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या है, प्योर रोटेटिंग बॉडी की तरह काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एक्चुअली ये दोनों तरह का मोशन शो कर रहा है, लेकिन हम केवल अगर इसके सेंटर, ये एक एक्सिस ले लें, इस एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो इस एक्सिस के अबाउट इस पर दो फोर्स लग रहा है, सॉरी एक ही फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। तो mg के कारण टॉर्क कितना होगा, 0। तो इस आदमी पर बाहर से टोटल टॉर्क कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है, 0। तो ये इसका आई ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये अपना ओमेगा, तो ओमेगा बढ़ाने के लिए आई को कम करना होगा। तो ये ओमेगा जितना ज़्यादा इसका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इन लोगों को पॉइंट्स मिलता है। तो वो क्या करता है, आई बढ़ाने के, आई कम करने के लिए क्या करेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ड्रॉप होता है, और ओमेगा क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा। लेकिन ये ध्यान रखना कि अभी हम लोग इस तरह के मोशन नहीं, हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन पर कंसंट्रेट करें। प्योर रोटेशनल मोशन के केस में हमेशा कहीं भी प्योर रोटेशनल मोशन दिख गया और वहाँ पर हम आई और ओमेगा जो फॉर्मूला है, इसमें हम आई और ओमेगा दोनों को वेरी करा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट नीड हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो इसमें जैसे मान लो एक सिचुएशन और लेते हैं हम लोग कि दैट मीन्स कह सकते हो इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, और किसी रोटेशनल मोशन की बात नहीं करें, इन केस ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन क्या करोगे बताओ। अगर ये नेट एंगुलर मोमेंटम हमेशा बॉडी का सिस्टम का कितना होगा, आई ओमेगा होगा। अगर प्योर रोटेटिंग बॉडी का आई अगर चेंज कर रहा होगा
आई अगर चेंज कर रहा होगा तो डेफिनेटली उसका ओमेगा भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, ध्यान दे क्या तुमको यहाँ देना होगा कि जब भी कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन शो करता है, ठीक है, अब तुम इस तरह के सम्स को कैसे बनाओगे, मान लो इसका बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, और किसी तरीके से उसका देख रहे हो कि ओमेगा बदल जा रहा है, मतलब बाहर से कोई आकर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, और कुछ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसका ओमेगा में कोई चेंजेज आ रहा है, तो हमेशा कंसंट्रेट करना कि उसका ओमेगा चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसके आई में किसी न किसी तरीके से क्या क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ, चेंज कर रहा होगा। समझ में आ रहा? अगर बाहर से नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है और किसी तरीके से उसका ओमेगा बदल रहा है, इसका मतलब उसका आई में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर किस तरह के सम्स में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्प्लॉय करेंगे और कैसे सम्स को डील करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पर लिए हुए हैं, ये एक एग्जांपल है मान लो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। इसमें एक रॉड दिया हुआ है, ये रॉड इस तरह दिया हुआ है, जिसका मास दिया हुआ है तुम्हारा m दिया हुआ है। ठीक है, और इसका टोटल लेंथ है l, और इसको सेंटर के अबाउट किसी रॉड किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे हम लोग फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अ स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m हैज़ टू आइडेंटिकल बिट्स ऑफ नेग्लिजिबल साइज ईच ऑफ मास m विच कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग द रॉड। कह रहा है कि ये इस रॉड के अलोंग इन दोनों को एक धागे से ऐसे बांध दिए हैं, एक रस्सी से बांधा हुआ, मतलब छोटा सा पतला रस्सी से, रस्सी नहीं सूता से ऐसे या थ्रेड से बंधा हुआ है दोनों। ठीक है, तो ये बताओ कि दोनों थ्रेड से बंधा हुआ है और ये जो पूरा सिस्टम है ये रोटेट कर रहा है कितना से, ओमेगा नॉट से। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ये जो इसको हम लोग बीट्स कहते हैं, ये जो छोटा सा मतलब रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है उसको बीट कहते हैं, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, लेकिन दोनों को एक सूता से ऐसे बांध कर रखें, धागे से बांध कर रखें, और कह रहा है कि सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड। कह रहा है कि ये जो है ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, इस इक्वेशन के साथ बहुत बड़ा गलती लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं करते हो, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ये वैलिड तो है, लेकिन किसके लिए वैलिड है, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, लेकिन किस केस में लगेगा, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो अब देखो क्या होगा, ये ओमेगा नॉट दिया है, तो ये ओमेगा नॉट जब भी दिया रहेगा तो ये तुमको पता है कि ये क्या होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो ये जो ओमेगा नॉट अगर कोई ऑब्जर्व, फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि किस फ्रेम से इस रोटेशन को देखा जा रहा है। हम लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुमको पहले इनिशियल देखो, इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या है, एक रॉड है, दो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसको बीट्स कर रहे हैं, ये दोनों एक धागे से बंधा हुआ है, और ये क्या कर रहा है कि पूरा होल सिस्टम रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से। तो तुमको पता है कि जो ओमेगा नॉट है दिस इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, जल्दी बताओ, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी ये क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब कि इसको किस फ्रेम से देखा जा रहा है, फ्रेम का मतलब कि जिस प्लेस से इसको देखा जा रहा है, किस प्लेस से देखा जा रहा है, तो कह सकते हो कि इसको ग्राउंड से, इनर्शियल फ्रेम देख रहा है, इनर्शियल फ्रेम से देखा जा रहा है, मतलब ग्राउंड फ्रेम से दिख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम। ये ऑब्जर्वर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा इसको, क्योंकि तो ओमेगा, अगर मान लो कि ये खुद ओमेगा नॉट से घूम रहा है, मान लो इसको ये भी घूम रहा है, इस पर माता जी सवार हो गई और ये भी घूमने लगा ओमेगा नॉट से, तो ये रॉड इसको दिखेगा घूमते हुए, तो ये क्या बोले थे, ओमेगा नॉट क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। मतलब मान लो कि इसको एक ऐसे टेबल पर बैठा दिए और जो टेबल ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो जब वहां से इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको घूमते हुए दिखेगा, तो टेबल का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रेम हम लेंगे, कौन सा फ्रेम लेंगे, ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम जो रेस्ट में होता है उसको लेते हैं। समझ में आ रहा, तो वो फ्रेम क्या दिख रहा है कि ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ये ओमेगा नॉट किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है यार, ये नहीं भी दिखाओगे तब भी जबरदस्ती ये सम बन जाएगा, लेकिन हमको जबरदस्ती नहीं करना, हम लोग को समझते हुए बनाना है। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा नॉट दिया और घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये इसको रोटेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इसका दोस्त आया और इस रस्सी, इस धागे को जला दिया, मान लो कि लाइटर से इसको जला दिया, तो ये जैसे ही धागा तुम्हारा जलेगा तो ये टूट जाएगा, टूटेगा तो ये बताओ क्या होगा,
ये इधर भागेगा और ये क्या होगा, इधर भागेगा। लेकिन एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये तो बाहर से कंट्रोल हो रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, लेकिन ये बाहर की तरफ भाग रहा है। जैसे ये टूटा तो फाइनल सिनेरियो क्या होगा कि ये रॉड उसी तरह था, इनिशियल सिनेरियो ये था, और ये फाइनल सिनेरियो ऐसा है कि ये रॉड है, ये एक्सिस है, और ये जो बीड है, ये वाला बीड कहाँ पर आ गया बताओ, ये वाला बीड यहाँ पर आ गया, और ये वाला बीड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस कॉर्नर पर आ गया, दोनों स्लाइड करके यहाँ चला गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कौन सा मोशन होता है, हो रहा था, प्योर रोटेशनल हो रहा था, यार बोल नहीं रहे हो, प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे यहाँ जाएगा तो पूछा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी अब कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा। तो पहली बात कि प्योर रोटेशन में अगर एंगुलर स्पीड से क्वेश्चन आ गया, अगर प्योर रोटेशन में एंगुलर स्पीड से क्वेश्चन आ गया, जेईई मेन में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एकदम छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेशन कुछ नहीं रहता है, बस कंसेप्ट क्लियर हो गया, रहना चाहिए। तो प्योर रोटेशन में आज के बाद ध्यान रखना कि जब भी ओमेगा से क्वेश्चन आएगा तो एक जो तरीका है तुमको सम्स बनाने का, वो तुम लोग को बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद है कुछ, ये वाला क्वेश्चन ओमेगा पूछ दिया, प्योर रोटेशन हो रहा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कोई एनर्जी का चेंजेस नहीं हो रहा और ओमेगा पूछा है, तो डेफिनेटली यहाँ ओमेगा पूछा है, तो इसका मतलब तुम ध्यान से देखो क्या इस रोटेटिंग जो प्योर रोटेशन में है, क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा होगा इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ओमेगा क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ये देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो मास क्लोज था वो मास इधर चला आया, ये मास यहाँ आ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर ये कंडीशन हम लिख सकते हैं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको चेक करना होगा कि जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट टोटल बाहर से कोई टॉर्क जीरो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री बना लिए, तो इस बाउंड्री के बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाहर से जो जलाया वो तो कोई फोर्स थोड़ी एक्सर्ट किया, जो जलाया होगा धागे को वो कोई फोर्स तो अप्लाई नहीं किया, यार बोल रहे। तो बाहर से इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है बताओ, जीरो है। अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, जीरो है। तो अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन था दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, वो जो पहले था अभी भी कितना रहेगा, वही रहेगा, भले ओमेगा और आई बदल जाए, लेकिन जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू जीरो। बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, ये तो जीरो हो गया, इसलिए एल इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल फाइनल। यार बोल नहीं रहे हो, ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ओमेगा का सवाल जब भी पूछेगा तो दो अप्रोच तुम्हारे पास है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन ये तब अप्लाई करेंगे जब एनर्जी में कोई चेंजेज हो, तो यहाँ कोई एनर्जी में चेंजेज नहीं हो रहा। दूसरा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, समझ में आ रहा। तो ये कब यूज करेंगे, जब उस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क कितना हो, जीरो हो। तो हम देख रहे हैं कि मतलब जो ओमेगा चेंज किया, मतलब ड्यूरिंग चेंज ऑफ ओमेगा नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो ये देखो ओमेगा बदल रहा है और लेकिन और टॉर्क का वैल्यू कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल उसके पास लीनियर मोमेंटम था और जो फाइनल होगा दोनों बराबर होगा, भले ओमेगा बदल जाएगा चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। ठीक है, बताओ इनिशियल कितना होगा, प्योर रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, प्योर रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ आई इनिशियल कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो तुम पहले सिस्टम यहाँ लिख दिया करो, नहीं समझ में, जीरो कहाँ से होगा, सिस्टम कौन है, रॉड है और दोनों बीट्स है प्लस बीट्स है, दोनों को सिस्टम ले रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस रॉड का और इस बीट्स का, तो रॉड का और बीट्स का होगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इनिशियल, ml² by 12 प्लस बीट्स का कितना होगा
जीरो, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, लगभग जीरो है, तो ये तो जीरो आ गया, इंटू ओमेगा नॉट ये दिया हुआ है, इक्वल्स टू आई फाइनल। आई फाइनल कितना होगा, पता नहीं, सिस्टम में क्या 3 पार्टिकल है ना सिस्टम में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इन तीनों का कितना होगा, रॉड का कितना होगा एम एल स्क्वायर, अभी भी तो इसी एक्सिस तो बदल थोड़ी रहा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस इसका कितना होगा एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ये तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा ना, समझ में आ रहा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये स्मॉल एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा डैश, तो यहाँ से ओमेगा डैश निकल जाएगा कि ओमेगा डैश कितना होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो प्योर रोटेशनल का सवाल ऐसा आता, ओमेगा से रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया और उसमें कोई दूसरे बाहर के पार्टिकल से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अगर अंदर के पार्टिकल में चेंजेज हो रहा है उसका लोकेशन चेंज कर रहा है, याद रखना ये कंसेप्ट कि कैसे हम समझेंगे कि सवाल में ये अप्लाई करना है। तो हमको सिंपल सा ये दिख गया कि अगर बाहर से किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट ना करके जो सिस्टम हम ले रहे हैं विद इन द सिस्टम में इंटरेक्ट हमको क्या कर रहा है कि पार्टिकल का लोकेशन अगर शिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा तो ओमेगा भी चेंज करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग दैट कर सकते हो, ड्यूरिंग दैट चेंज ऑफ ओमेगा उस थ्रू आउट द चेंज नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये वाला सवाल हम लोग करते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना दिया है कि एक व्हील ऐसे ले लेते हैं, एक व्हील दिया हुआ है, व्हील का मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा दिया हुआ एक व्हील है, और इस व्हील अगर हम लोग ऐसे देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस इतना दिया है, रोटेटिंग अबाउट सिक्स एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा नॉट ओमेगा मान लो, ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था व्हील, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। अच्छा अब बताओ नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि इट पिक्स, अब क्या है कि ये इनिशियल कंडीशन है, हमेशा इनिशियल कंडीशन देख लो। अब ये बताओ कि कह रहा है कि न्यू एंगुलर स्पीड पूछा है, तो एंगुलर स्पीड्स का सवाल आ गया और प्योर रोटेशनल का केस आ गया, तो दो कंसेप्ट यूज करोगे, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। अब देखते हैं फाइनल क्या कर रहा है, ये डायग्राम बनाना जरूरी है कि फाइनल में क्या हो रहा है। अब देखो क्या होगा कि ये हम लोग का व्हील है, ऐसे व्हील ले लिए, ये इस तरह कुछ ऐसा हम लोग ले लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि इसके अबाउट रोटेट कर रहा था, और रोटेट कर रहा था करते समय फिर इसने क्या किया कि यहाँ पर एक पार्टिकल को पिक कर लिया, मान लो किसी रीजन से कोई पार्टिकल आके इसके साथ स्टिक कर गया, ठीक है, दिया है कि पिक्स अप स्टेशनरी पार्टिकल मास ऑन इट्स, अपने एज पर एक पार्टिकल को मान लो जिसका मास m है, इसको पिक कर लिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, कैसे पिक किया, क्या किया, ये हमको नहीं सोचना है। मान लो कि किसी ने छोटा सा एक पार्टिकल यहाँ पर, या मान लो कि जैसे मिट्टी वाला थोड़ा सा जो मिट्टी वाला जो पार्टिकल है इसको इसके साथ ऐसे छोड़ दिया यहाँ पर, उसके साथ जाके चिपक गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि अब इसका जैसे ही चिपका दिया तो इसका एंगुलर स्पीड बदल गया, ये ओमेगा डैश से घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पहले सोच के देखो कि यहाँ पर हुआ क्या, ओमेगा डैश जो चेंज किया तो ये चेंज कब कर सकता है, तो इस पार्टिकल को जब वो पिक किया तो पिक करने से क्या हो गया कि इस पार्टिकल को जैसे पिक किया तो क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या हो गया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज कर गया तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले और बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, ये तो साफ दिख रहा है, कोई आकर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर, ऐसे लिख सकते हैं कि हियर नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल आ जाएगा। अच्छा ये बताओ आई इनिशियल कितना होगा, आई इनिशियल कितना आएगा, इस व्हील है मतलब रिंग की तरह काम करेगा, नहीं रिंग ये दे दिया है,
अगर ये नहीं दिया होता है पूरा, अगर बोलता है कि उसको प्लेट की तरह मानो या रिंग की तरह मानो, तब उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना होता है। लेकिन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, तुमको सोचना ही नहीं। ये कितना है 0.5। अच्छा ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ है 20 दिया है, इक्वल्स टू आई फाइनल। आई फाइनल कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहले का नहीं, इस व्हील का कितना है, हमें 0.5 है, प्लस इसका कितना होगा एम आर स्क्वायर होगा। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा फाइनल। देयरफॉर ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस एम आर। आर दी मास कितना है इसका 20 ग्राम, मतलब 20/1000 कर दिए, इंटू आर कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 कर देते हैं। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, ये कैलकुलेट करके जल्दी बताओ कितना होगा। तो ये प्योर रोटेशन का ओमेगा का कोई भी सवाल आ गया, अभी बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के सम्स को बना सकते हैं। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अरे ये तो 1 आ जाएगा ऊपर, और ये 0 और ये 0 कैंसिल। इतना कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन तुम लोग कर रहे हो। ऊपर 10 आ गया डिवाइड, और ये एलसीएम ले लोगे तो ये 100 ऊपर चला गया, और इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा 1000, तो ये 500 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। कम होगा कि ज़्यादा होना चाहिए बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम आना चाहिए। कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, पता नहीं कैलकुलेट करने में तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 19.8 रेडियन पर सेकेंड। तो कम आ रहा, कम आना ही चाहिए था, कम आना चाहिए था ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबका। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। तो इसमें दिया है अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास एम इज केप्ट जेंटली ऑन द पोल। दिया है कि एक रिंग हम लोग ले रहे हैं, और ये जो रिंग है ये रिंग ऐसे रोटेट, ये तुम्हारा AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेडिकल में AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर देते हैं। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है r दिया हुआ है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब कह रहा है कि इनिशियल कंडीशन ये था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करोगे तो इनिशियल और फाइनल देख लेना। फाइनल क्या है कि ये इस तरह कुछ हम लोग का ऐसे आ गया, इस तरह ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ले लिए। अब क्या कर रहा बताओ, बोलो जल्दी क्या कर रहा है यहाँ पर, कि केप्ट जेंटली 4 ऑब्जेक्ट्स, कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, ईच ऑफ मास स्मॉल m आर केप्ट जेंटली ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ठीक है, मान लो एक डायमीटर ऐसे ले लिए और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायमीटर ऐसे ले लेते हैं, और कह रहा है यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स को जेंटली प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट को ऐसे जेंटली प्लेस कर दिए, ठीक है। तब बताओ क्या होगा, प्योर रोटेशन हो रहा था और तुम अचानक से दिख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने से क्या होगा, क्या चेंज जाएगा बताओ। प्योर रोटेटिंग बॉडी में क्या चेंज है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा, तो ओमेगा क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमको पता है कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। जो बाउंड्री बनाओगे थ्रू आउट दिस कह सकते हैं इनिशियल टू फाइनल ट्रांजिशन, अगर हम देखेंगे तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इनिशियल टू फाइनल के बीच में क्या होगा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल फाइनल आ जाएगा। एल इनिशियल कितना होगा, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल
ओमेगा फाइनल। अच्छा ये बताओ आई इनिशियल कितना था, आई इनिशियल मतलब ये रिंग है तो रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इनटू ओमेगा होगा इक्वल्स टू आई फाइनल कितना होगा, आई फाइनल मतलब पूरे सिस्टम का, रिंग का एम आर स्क्वायर प्लस इन चारों पार्टिकल का 4 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट मास है और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो एक का एम आर स्क्वायर इसका भी एम आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा फाइनल, और ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल एम आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल तो एम बाई कैपिटल एम प्लस 4m, और ये कितना ओमेगा भी तो था, ओमेगा फाइनल इतना आ गया। यही तो पूछा था, बन गया सवाल। क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, लेकिन तुमको आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को कहीं लिख लो। इससे क्या होगा कि तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई ओमेगा का सवाल आ गया, प्योर रोटेशन का केस है, ओमेगा का सवाल आ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंजेस आ रहा, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे और सम्स बन जाएगा। ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शेर के शिकार करने पर और संदीप सर के कंसेप्ट पर भरोसा हमेशा करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम का। ये वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा तुम लोग से डिस्कशन चाहिए। क्वेश्चन हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, एक प्लेट ले रहे हैं, और ये जो प्लेट है इस तरह एक सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं, ये एक सर्कुलर प्लेट है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, घूम सकता है, यहाँ फिक्स किया हुआ है। और एक आदमी हम लोग ले रहे हैं और ये आदमी मान लो इस लोकेशन पर ऐसे खड़ा है, इस लोकेशन पर है, रामलाल यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है कि एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेट है, और दिया अ मैन ऑफ मास स्मॉल एम, ये मैन का मास स्मॉल एम है, ठीक है। हॉरिजेंटल पे इन द शेप ऑफ द डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और करेक्ट पिवोटेड ऑन अ वर्टिकल, इस पॉइंट पर पिवोट किया हुआ इस पूरे सर्कुलर प्लेट को, ठीक है। कैन फ्रीली रोटेट अबाउट द सेंटर, करेक्ट ये इस सेंटर के अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अगर इसको अगर रोटेट किया तो, ठीक है। करेक्ट ये जो आदमी है यहाँ से चलना शुरू करता है और v स्पीड से चलना शुरू करता है रिलेटिव टू दिस सर्कुलर प्लेट। पहले ये रेस्ट में था, ये आदमी क्या था रेस्ट में था, और फिर क्या कर रहा है कि ये रेस्ट में था, ये सर्कुलर प्लेट हम लोग ऐसे ले लिए, ये आदमी रेस्ट में था और ये r डिस्टेंस पर था, और ये तुरंत क्या करता है यहाँ से चलना शुरू करता है v के साथ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, और v कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर डिस्क, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको पहले सोचेंगे कैसे हम लोग, क्या हो रहा है। मतलब v से चल रहा हो सर्कल में, मान लो तुम इस प्लेट के ऊपर खड़े हो और तुम चलना शुरू करोगे, मान लो बहुत बड़ा प्लेट है उसके ऊपर तुम ऐसे खड़े हो और तुम चलना शुरू करोगे तो क्या होगा बताओ। पहले इसको हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं कि होगा क्या, क्या ये प्लेट रोटेट करेगा या नहीं करेगा। स्मूथ तो नहीं है, ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा जल्दी बताओ, क्यों करेगा। और सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सोचने का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग सिस्टम मान लेते हैं, किसको, मैन को। तो मैन जब चलना शुरू करेगा तो मैन जब आगे इधर चलेगा, रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब अगर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये आगे चल रहा है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये आगे चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये आगे चलेगा तो इस पर फ्रिक्शन इस आदमी पर किधर लगेगा ये बताओ।
तो तो इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। अच्छा ये बताओ कि जैसे ही चलना शुरू करेगा तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कौन एक्सर्ट कर रहा है? जल्दी बताओ। सरफेस कर रहा है। अच्छा ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर ये सरफेस इस पर एफआरएस दे रहा है तो ये आदमी इस सरफेस पर क्या देगा, बता सकते हो? एक एफआरएस इस पर, इस मतलब इसी पॉइंट पर ग्राउंड को एक एफआरएस पीछे की तरफ देगा। यार बोल नहीं रहे हो। तो इस प्लेट के बारे में सोचो, ये जो प्लेट है, जो बड़ा वाला प्लेट था यहाँ फिक्स किया हुआ था, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन देता है। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट ये है कि अगर केवल इसको सिस्टम ले लेते हैं सर्कुलर प्लेट को, तो इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा, आर डिस्टेंस पर एफआरएस लगना शुरू होगा। ये आर डिस्टेंस पर क्या लगेगा? एक एफआरएस लगेगा। अच्छा केवल इसको हम सिस्टम लेते हैं तो तुम बताओ ये सिस्टम पर कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? हम बाहर की बात नहीं कर, कहीं हम इसको जब सिस्टम ले लिए तो आदमी तो इस सिस्टम के बाहर चला गया। सिस्टम तुम बाउंड्री तुम खुद अपने से डिसाइड कर सकते हो, तुम जिसको एनालिसिस करना उसको सिस्टम मान सकते हो। सिस्टम के लिए तो कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि हमको इसी को सिस्टम लेना है। सिस्टम हम एक को भी ले, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी बताए थे, सिस्टम हम किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर हमको इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना है तो हम इसी को सिस्टम ले लिए। तो जब इसको सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो आदमी इस सिस्टम के बाहर हो गया, आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है, आदमी इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो सोचो कि ये सिस्टम पर फोर्स कौन कौन एग्जर्ट करेगा, जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये इंटरेक्ट कर रहा है अर्थ के साथ, आदमी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अर्थ तो इस पर एक mg नीचे दे रहा है और आदमी इस पर क्या दे रहा है कि एफआरएस दे रहा है। यार बोलें तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट जो mg है, टॉर्क कितना देगा? 0। लेकिन ये एफआरएस इस पर टॉर्क देगा कि नहीं देगा? तो टॉर्क देगा तो क्या होगा? घूमेगा। यार बोल नहीं रहे हो। तो ये अगर टॉर्क देगा तो ये अगर ये घूमेगा तो तुम सोच के बताओ कि अगर ये घूमेगा तो किधर घूमेगा? फ्रिक्शन टॉर्क किधर देगा? इस सेंस में देगा। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सोचने से हमको बेनिफिट क्या मिला कि हमको पता चल गया कि आदमी जैसे इधर चलना शुरू करेगा ये क्या होगा? घूमना शुरू कर देगा। किधर घूमना शुरू करेगा? और ऐसा होगा, तुम खुद से फील करके देखो ना, क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा। मतलब इसको कुछ ओमेगा मिल जाएगा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को मिल गया, उस आदमी के साथ आदमी को भी ओमेगा मिल गया। आदमी चल रहा, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? आदमी चलना शुरू किया तो इसको ओमेगा तो मिला। थोड़ा सा बोले अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है। तो ये हमको थोड़ा सा शुरू में एनालिसिस कर लिए फोर्स मेथड से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। तो इसको कुछ ओमेगा मिलेगा, और ये जब ओमेगा मिल गया तो उस ओमेगा के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ था। तो अब सोचो क्या करोगे? अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? अब हम इसको सिस्टम न लेकर, जब दो पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा और दोनों के इंटरेक्शन से एक पार्टिकल के पास ओमेगा नहीं था, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, एक पार्टिकल के पास ओमेगा नहीं था लेकिन इसको ओमेगा तुरंत मिल गया, और किसके इंटरेक्शन से मिल गया? एक और पार्टिकल के इंटरेक्शन से। समझ में आ रहा है? एक पार्टिकल के मोशन के ये इंटरेक्शन से। तो जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से और एक के मोशन की वजह से दूसरे को मोशन अगर मिल गया, दोनों की इंटरेक्शन की वजह से किसी एक को मोशन मिल गया, मतलब एंगुलर स्पीड मिल गया, लीनियर वेलोसिटी मिल गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद आ रहा है कि प्लेटफॉर्म लिए थे, याद आ रहा कुछ, उस पर एक आदमी ऐसे ले लिए, चलना शुरू करता है रिलेटिव टू दिस प्लैंक, तो प्लैंक पीछे जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं। तो इससे हमको क्या होता है कि कंजर्वेशन जो लॉ है उसको यूज करना आसान होता है। तो ये जैसे चलना शुरू करेगा, इसको ओमेगा मिल गया, तो तुम यहाँ सोच के देखो कि डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे से, जब दो मूविंग पार्टिकल, जब एक पार्टिकल के इंटरेक्शन से दूसरे पार्टिकल का, एक मूविंग पार्टिकल के इंटरेक्शन से दूसरे पार्टिकल को अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन मिल गया तो डेफिनेटली उन दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम मान लेंगे। तो हमको क्या मिलेगा बेनिफिट? क्या हम वहाँ कंजर्वेशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं? तो अब हम क्या करते हैं कि एक बाउंड्री बना देते हैं, और ये बाउंड्री कौन सा बना दिया? ये वाला हम लोग बाउंड्री बना दिए, ये एक बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के बाहर से कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
ये चल रहा है, चलने की ड्यूरेशन में इस पर कोई टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? 0। इसका मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम पहले था, एंगुलर मोमेंटम कितना था इसके पास? एकदम सही है, 0 था। इनिशियल कितना था? 0। और अभी कितना होगा? अभी कुछ एंगुलर मोमेंटम है, तो ये एंगुलर मोमेंटम पहले 0 था और अभी कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द कह सकते हो कि दिस टाइम इंटरवल कोई टॉर्क नहीं लगा, तो एंगुलर मोमेंटम गेन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अभी भी क्या होगा? फाइनल होगा। भले ये गेन कर सकता है, ये गेन कर सकता है, लेकिन दोनों का समेशन कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम का? क्योंकि थ्रू दिस कोर्स ऑफ टाइम हम लोग कह सकते हैं कि इस कोर्स ऑफ टाइम के इंटरवल में कोई टॉर्क नहीं लगा, तो ये पूरा सिस्टम, पूरे को अगर हम सिस्टम मान लिए हैं, इसको सिस्टम मान लिए, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम पहले था अभी भी वही होगा। भले एक एक पार्टिकल को मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम को मोमेंटम नहीं मिल सकता है। याद आ रहा है कि जब इसको मान लेते हैं कि अगर रुक गया और ये चलने लगा तो इसको मोमेंटम गेन हो गया, लेकिन नेचर इसको अलाउ नहीं करेगा, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि इधर मोमेंटम मिल गया प्लस डायरेक्शन में, तो एक माइनस डायरेक्शन में कंपनसेट करने के लिए इस मोमेंटम को क्या करता है? ये प्लैंक पे पीछे जाता है। ये सब बताए थे, याद आ रहा? अगर मान लो ये नहीं रोटेट करता, हम तो फ्रिक्शन से समझ लिए, अगर मान लो ये रोटेट नहीं करता, अगर ये रोटेट नहीं करता और ये चलते रहता, तो ये तो इस पॉइंट के अबाउट कुछ एंगुलर मोमेंटम गेन कर रहा है, लेकिन ये तो अगर ये गेन करेगा तो पूरा सिस्टम गेन कर रहा है, और हमको पता है कि पूरा सिस्टम गेन नहीं कर सकता। पूरा सिस्टम का हमेशा कितना होगा? 0। जब तक बाहर से इस प्लेट को अगर कोई घुमाएगा नहीं, तब तक इसको एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम को नहीं मिल सकता है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब जो इनिशियल था अभी भी क्या होगा? वही होगा। तो क्या करोगे जल्दी बताओ? बोल नहीं रहे हो। एल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल फाइनल। तो एल इनिशियल कितना है बताओ? 0। एल फाइनल कितना होगा? तो क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। इधर भी 0 कर दो, इधर भी 0 कर दो, तुमको क्या मिलेगा? एल फाइनल यहाँ हमको बताना होगा ना, एल फाइनल कितना होगा, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम इस आदमी का इस एक्सिस के अबाउट, और इस पूरे प्लेट का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उस मैन का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस प्लस उस कह सकते हो किसका? ये वेक्टर इक्वेशन होता है एक्चुअली, हम लोग यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन यूज कर। और ये क्या होगा? पूरा सर्कुलर डिस्क का होगा, और ये क्या हो जाएगा? यही ना। अब ये बताओ कि मैन का कितना होगा? मैन का एंगुलर, वाह रे वाह, मैन रोटेट कर रहा है। मैन को एक रिजिड बॉडी मान सकते हो, एक पार्टिकल मान सकते हो। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट? तो इसको क्या होगा? P इंटू आर परपेंडिकुलर होगा ना। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है यार? बोल नहीं रहे हो। और इसका एंगुलर, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये बताओ कि इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेलोसिटी उधर P भी तो होगा, तो P इधर आर इधर है, तो P क्रॉस आर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो इस आदमी का एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, तो इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस के कैप, क्योंकि ये वेक्टर है ना, प्लस एल डिस्क लिख सकते हैं हम लोग। यार बोल नहीं रहे हो, सॉरी, प्लस के कैप, प्लस के कैप। अच्छा ये बताओ, P इंटू आर परपेंडिकुलर माइनस के कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एल डिस्क। बोल नहीं रहे हो। अच्छा बताओ P कितना है आदमी का? आदमी का P कितना है? लीनियर मोमेंटम कितना आदमी का? mv। बोल नहीं रहे हो, होगा कि नहीं होगा? यही कह रहे थे कि तुम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो। ये जब इक्वेशन लिखते हैं तो ये इक्वेशन कौन लिख रहा है बताओ तो? कहाँ ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होगा और कोई ऑब्जर्वर नहीं ले सकते हो। तो ये इसका वेलोसिटी v देखेगा कि नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। ये वेलोसिटी ये रिलेटिव है। ये जब ओमेगा से रोटेट करने लगा तब का वेलोसिटी दिया हुआ है।
तो हमको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम तो एक काम कर सकते हैं ना कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है कितना, Vm माइनस वी डी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तो लगा सकते हैं अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, और ये हमको पता है v, ये कितना v है कि नहीं है, और ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू Vm और माइनस वी डी। तो ये बताओ क्या होगा, मतलब अगर Vm निकालेंगे तो Vm आ जाएगा Vmd प्लस कितना हो जाएगा Vd आ जाएगा। हमको तो एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए ना इस आदमी का, तो ये Vmd प्लस Vd, Vmd क्या है, V दिया हुआ है, और ये Vd किधर है, Vd मतलब कह सकते हो कि इस डिस्क का इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगा, r डिस्टेंस, और कितना होता है r ओमेगा होता है। एक पॉइंट का वेलोसिटी लोगे इस प्लेटफॉर्म का, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है, r ओमेगा होता है, और इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस r ओमेगा। तो और ये वेलोसिटी कौन देख रहा है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन उसका मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, और ये कौन देख रहा है, ग्राउंड का ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ये लिखेंगे v माइनस r ओमेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसमें थोड़ा सा कष्ट तुम लोग को होगा लेकिन कष्ट करो। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना देखते हो ना सब यहीं से उठा के देता है। अब इसी से तुमको बहुत सारा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो ये तुम्हारा मतलब लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होता है, v माइनस r ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस k कैप, और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डिस्क तो पार्टिकल नहीं, ये तो रोटेटिंग बॉडी है, i ओमेगा। तो i इंटू ओमेगा डैश। अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, एम वी माइनस आर ओमेगा माइनस के कैप। अच्छा ये बताओ i, इसीलिए याद रखना कि जब हम ये सब इक्वेशन लिखते हैं ना तो विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम लिखते हैं। हम फ्रेम हम जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक हम गलती कर देंगे, ये सब ध्यान रखना। तो ये बताओ i ओमेगा, i कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई कैपिटल R होगा, और ओमेगा डैश, यहाँ से ओमेगा डैश निकल जाएगा, ये वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबका, क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ, ये सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लो। कुछ डाउट हो तो डाउट पूछो, डाउट अगर कुछ है तो पूछ लो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर टाइम देना तुम लोग, कैसे हम लोग लिखे हैं सिंपल सा भाई। इसका एंगुलर ओमेगा क्यों गेन किया, क्योंकि इसके मोशन की वजह से, और दो पार्टिकल जब भी इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ कंजर्वेशन, और एक इंटरेक्शन की वजह से किसी को मोशन मिल गया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर लीनियर मोशन मिल रहा है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन मोमेंटम लगाएंगे। अगर एंगुलर मोशन मिल रहा है, रोटेशनल मोशन मिल रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो इससे तुमको पता चलेगा कहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज देखो तुम लोग का क्या होगा कि आज यहीं तक रहने तो बहुत लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो रही है। तो ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया, इसको हम भेज देते हैं। और इसके बाद कल कितना बजे क्लास करोगे तुम लोग।